हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द इनविजिबल को समझाने जा रही हूँ। यह फिल्म निक पॉवेल नाम के हाई स्कूल सीनियर के इर्द गिर्द घूमती है, जो जल्द ही शानदार अंकों के साथ ग्रेजुएट होने वाला है। उसके पिता कुछ साल पहले अचानक गुजर गए, जिसके बाद उसकी माँ डायने ने सब कुछ संभाल लिया। डायने ने खुद को संभाला, वित्तीय स्थिति को स्थिर किया और अपने बेटे की जिंदगी को बारीकी से प्रबंधित करना शुरू कर दिया। वह चाहती हैं कि निक एक सुरक्षित और पारंपरिक करियर चुने, लेकिन पढ़ाई में अव्वल रहने वाला निक लेखन और साहित्य के प्रति जुनूनी है। वास्तव में वह अपने ग्रेजुएशन समारोह को छोड़कर लंदन में एक राइटर्स वर्कशॉप प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है। फिर सीन पॉवेल परिवार के घर में कट होता है, जहां एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। परिवार की मुखिया डायने पॉवेल उठती हैं और अपने बेटे की अकादमिक उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए एक भाषण देती हैं। इसके बाद वह निक के नाम की खुदी हुई एक उपहार भेंट करती हैं। हालांकि निक इस पूरी पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखता। वह मेहमानों से दूर चला जाता है, केक का एक टुकड़ा लेता है और गैराज में चला जाता है। वह एक वर्कबेंच के पास बैठता है और अचानक अपनी बंदूक निकालकर चेहरे के सामने रख लेता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना होता है, क्योंकि निक तुरंत ही चौंक कर सुबह जाग जाता है। थोड़ी देर बाद वह नीचे रसोई में जाता है, जहां उसकी मां डाइनिंग टेबल के पास बैठी होती हैं। उन्होंने नाश्ते के लिए 2 अंडों और बेकन से एक स्माइली फेस बनाया होता है। डाइने अखबार पढ़ने में व्यस्त होती हैं। तभी निक उन्हें टोकता है और पूछता है कि क्या उन्होंने लंदन के राइटर्स वर्कशॉप के बारे में सोचा है। डाइने लापरवाही से जवाब देती हैं कि उसे पहले से ही पता है कि वह इस बारे में क्या सोचती हैं। यह स्पष्ट होता है कि वह चाहती हैं कि उनका बेटा अमेरिका में ही रहे और अपने करियर पर ध्यान दे। इस निराशाजनक सुबह के बाद निक अपनी साइकिल उठाता है और स्कूल की ओर बढ़ जाता है। पता चलता है कि वह पैसों के बदले अपने सहपाठियों का होमवर्क करता है। वह अपने एक दोस्त को असाइनमेंट सौंपता है और स्कूल की गलियारे में कुछ पैसे कमा लेता है। इसी बीच निक का सबसे अच्छा दोस्त पीटर ईगन लड़कों के वॉशरूम में कुछ छात्रों के एक गैंग द्वारा धमकाया जा रहा होता है। इस गैंग की लीडर एक खतरनाक लड़की एनी न्यूटन होती है, जो अक्सर छोटी-मोटी अपराधों में लिप्त रहती है। उसने कुछ दिन पहले पीटर को एक चुराया हुआ फोन बेचा था और उस समय आधा पैसा लिया था। अब वह बाकी पैसे चाहती है, लेकिन पीटर के पास एक पैसा भी नहीं होता। एनी उसे धमकी देती है कि अगर उसने जल्द ही पैसे नहीं दिए तो वह उसकी उंगली काट देगी। फिर वह बाथरूम से बाहर चली जाती है और उसके साथी उसके पीछे पीछे जाते हैं। लंच के दौरान निक उसके ग्रुप के पास जाता है और अपने दोस्त के लिए फोन का भुगतान करने की पेशकश करता है। वह टेबल पर नकदी का एक बंडल रखता है और पूछता है कि क्या यह पर्याप्त है। हालांकि एनी इसका अच्छा जवाब नहीं देती और उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। तब निक झुककर एनी से कहता है कि वह भावनात्मक रूप से टूटी हुई इंसान है। यह सुनकर एनी नाराज हो जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। कुछ ही क्षण बाद दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल इस घटना के बारे में पूछता है और निक मजाक में जवाब देता है कि एनी को वह आकर्षक लगता है। लेकिन प्रिंसिपल का मूड मजाक करने का नहीं होता और वह तुरंत एनी को घर जाने का आदेश देता है। वह फिर निक को चेतावनी देता है कि वह उन लोगों पर अपना समय बर्बाद न करे जिनका कोई भविष्य नहीं है। दूसरी ओर एनी अपने घर लौटती है, जो एक गंदा और टूटा-फूटा अपार्टमेंट होता है, जहां वह अपनी सौतेली माँ, पिता और छोटे भाई विक्टर के साथ रहती है। उसकी सौतेली माँ धूम्रपान करते हुए टीवी देखने में व्यस्त रहती है और अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर देती है। यह देखकर एनी गुस्से में आ जाती है और उसे विक्टर को खाना न खिलाने के लिए डांटती है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह सोफे से उठे और पूरा दिन सिगरेट पीने में न बिताए। सौतेली माँ अपने पति से शिकायत करती है, लेकिन वह एनी की बात से सहमत होता है। जल्द ही दंपति झगड़ने लगते हैं और पूरे घर में जोर-जोर से गालियां गूंजने लगती हैं।
लेकिन एनी को इसकी आदत होती है, इसलिए वह चुपचाप विक्टर को खाना खिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात में पीटर निक के घर आता है और दोनों दोस्त बातचीत करते हैं। पीटर पूछता है कि क्या निक उस पार्टी में जा रहा है जिसे उनके किसी सहपाठी ने आयोजित किया है। निक जवाब देता है कि वह नहीं जा रहा क्योंकि उसे कहीं और जाना है। फिर वह पीटर को एक किताब देता है जिसके अंदर उसने लंदन का हवाई टिकट छिपा रखा है। यह देखकर पीटर को आखिरकार समझ आता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त राइटर्स वर्कशॉप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए उड़ान भरने वाला है। वह पूछता है कि क्या मिसेस पॉवेल को इस बारे में पता है, और निक जवाब देता है कि उन्हें नहीं पता। वह कहता है कि उसके पिता के गुजरने के बाद उसकी मां ने उसकी जिंदगी का हर पहलू तय कर दिया है और उसे घुटन महसूस हो रही है। इसी बीच एनी अपने आपराधिक बॉयफ्रेंड मार्कस बोहेम के साथ बाहर जाती है। वे शहर के बीचों बीच जाते हैं जहां मार्कस एक महंगी कार में सेंध लगाता है। एनी अपनी हदें और आगे बढ़ाती है और एक ज्वेलरी शॉप की खिड़की तोड़कर एक खूबसूरत हार चुरा लेती है। इसके बाद दोनों चोरी की गई कार में भाग जाते हैं, ठीक उसी समय जब पुलिस मौके पर पहुंचती है। अगली सुबह एनी अपने आपराधिक प्रेमी के साथ रात बिताने के बाद स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। मार्कस उसे चुराए गए गहनों का बैग छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एनी उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करती। मार्कस को यह बात इतनी गुस्सा दिलाती है कि उसके जाने के बाद वह अधिकारियों को उसके अपराध के बारे में सूचित कर देता है। कुछ समय बाद एनी स्कूल पहुंचती है और चोरी किया हुआ हार अपने लॉकर में रख देती है। पास में खड़ा पीटर यह सब गलती से देख लेता है। वह वहां से हटने ही वाला होता है कि एनी उसे अपनी ओर देखते हुए पकड़ लेती है। हालात तब बिगड़ने लगते हैं जब थोड़ी देर बाद पुलिस स्कूल पहुंचती है और चोरी के आरोप में एनी को गिरफ्तार कर लेती है। वे उसका लॉकर तोड़कर चोरी किया हुआ गहना बरामद कर लेते हैं। बाद में एनी अपने प्रेमी को फोन करके बताती है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका प्रेमी मासूम बनने की कोशिश करता है, जबकि एनी दावा करती है कि उसे पता है किसने उसे फंसाया है। कुछ समय बाद जब निक घर पहुंचता है तो उसकी मां उसे बताती है कि एयरलाइन ने कॉल किया था और उसकी फ्लाइट दोबारा शेड्यूल कर दी गई है। इससे साफ हो जाता है कि उसकी मां को अब उसके लंदन जाने के बारे में पता चल गया है। घबराए हुए निक को सफाई देने का मौका तक नहीं मिलता क्योंकि उसकी मां उसके फैसले से निराश नजर आती है। रात को पीटर एक हाउस पार्टी में जाने के लिए निकलता है, तभी एनी और उसके साथी अचानक उस पर हमला कर देते हैं। एनी को लगता है कि पीटर ने ही पुलिस को खबर दी थी, इसलिए वह बदला लेना चाहती है। डरा हुआ पीटर झूठ बोल देता है और कहता है कि निक ने पुलिस को सब कुछ बताया था, यह सोचकर कि निक पहले ही लंदन की फ्लाइट में बैठ चुका है। दृश्य फिर पार्टी में शिफ्ट होता है, जहां निक अपना इरादा बदल चुका होता है। वह अपनी फ्लाइट टिकट और होटल की बुकिंग किसी अजनबी लड़की को दे देता है और टहलने के लिए बाहर चला जाता है। तभी एक पुरानी टूटी फूटी कार उसका पीछा करने लगती है। कार में एनी और उसके साथी होते हैं। जैसे ही निक एक सुनसान सड़क पर पहुंचता है, वे कार से उतरते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। कार के अंदर बैठा पीटर अपने सबसे अच्छे दोस्त को बेरहमी से पिटते हुए देखने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ देर बाद एनी निक के पास जाती है और तंज कसते हुए पूछती है कि अब कौन टूटा हुआ है। निक जवाब देता है कि वह अब भी अंदर से टूटी हुई है। यह सुनकर एनी गुस्से में आ जाती है और निक को पूरी ताकत से लात मार देती है। निक सड़क से लुढ़ककर एक चट्टान से टकरा जाता है। घबराए हुए गिरोह का एक सदस्य निक की जांच करता है और देखता है कि वह मुश्किल से सांस ले रहा है। उन्हें डर लगने लगता है कि उन्होंने गलती से उसकी हत्या कर दी है। एनी होश में आते ही अपने साथियों को निक को उठाने का आदेश देती है। वे अनिच्छा से ऐसा करते हैं और उसे जंगल के अंदर ले जाते हैं। इस दौरान निक की घड़ी जमीन पर गिर जाती है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता। गिरोह निक के शरीर को एक नाले में डालकर ढक देता है और वहां से भाग जाता है। इस भयानक घटना के बाद एनी अपने प्रेमी के घर जाती है।
वह तुरंत उससे कबूल करती है कि उसने निक को मार दिया है और उससे मदद मांगती है ताकि वह इस अपराध को छिपाने का कोई ठोस बहाना बना सके। लेकिन मार्कस डर के मारे उसे घर से निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस जल्द ही उसे पकड़ लेगी। एनी गुस्से में उसे याद दिलाती है कि वह उन सभी चोरी की गई कारों के ठिकाने के बारे में पुलिस को बता सकती है, जो उसने वर्षों में चुराई हैं। फिर वह पास के पुल के नीचे जाकर अपने कपड़े जला देती है। इस बीच एक चौंकाने वाली घटना घटती है। अगली सुबह निक एकदम सही सलामत झाड़ियों से बाहर निकलता है। वह हमेशा की तरह स्कूल जाता है और अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। वह ध्यान आकर्षित करने के लिए एक किताब फेंकता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। निक फिर प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है, जहां वह अपनी मां को फोन पर बात करते हुए सुनता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। घबराया हुआ निक घर की ओर दौड़ता है, लेकिन रास्ते में एक कार से टकरा जाता है। उसके ऊपर एक बड़ा ट्रक भी गुजर जाता है, लेकिन वह किसी चमत्कार की तरह बच जाता है। उसे यह भी समझ में आता है कि सड़क पर चल रहे लोगों ने उसे कार से टकराते हुए देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद निक घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी मां पुलिस से बात कर रही है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां उसे नहीं देख सकती। उसे पता चलता है कि उसकी मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसी पल निक को एहसास होता है कि शायद वह मर चुका है। कुछ समय बाद जासूस केट और ब्रायन निक की अचानक हुई गुमशुदगी की जांच शुरू करते हैं। वे पास के जंगल में कार के टायरों के निशान देखते हैं और एक टूटा हुआ साइड मिरर भी पाते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि कुछ दिन पहले एनी और निक के बीच स्कूल में झगड़ा हुआ था। इसलिए वे एनी के घर जाते हैं, जहां वह छत पर बैठी होती है। जासूस ब्रायन, जो कभी एनी के पिता के साथ काम करता था, उससे पूछता है कि क्या उसने हाल ही में निक को देखा है। वो झूठ बोलती है कि उसने स्कूल में झगड़े के बाद उसे नहीं देखा। ब्रायन को पता है कि एनी अपने पिता की दूसरी शादी की वजह से बुरे दौर से गुजर रही है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। बस इतना कहता है कि अगर उसे कुछ अजीब लगे तो बता दे, फिर चला जाता है। इधर निक को अब यकीन हो गया है कि वो मर चुका है। अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि अब क्या करे। तभी खिड़की के बाहर एक खूबसूरत चिड़िया दिखती है, जो बुरी तरह घायल है और मरने वाली है। उसी वक्त एक दूसरी, बिल्कुल वैसी ही जिंदा चिड़िया उसके कंधे पर आ बैठती है। निक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बाहर वाली चिड़िया मरती है, जिंदा वाली भी गायब हो जाती है। इसी पल निक को समझ आता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी है। जब उसका असली शरीर मरेगा, तभी उसकी आत्मा भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उधर ब्रायन मार्कस के गैराज में जाकर उससे ज्वेलरी शॉप के चोरी के बारे में पूछता है। मार्कस झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता और वो वहीं काम कर रहा था। लेकिन ब्रायन को शक होता है और कहता है कि अगर वो एनी से मिले तो पुलिस को खबर कर दे। बाद में घबराया हुआ मार्कस पीट से मिलता है और बताता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। दोनों जंगल में जाते हैं, जहां निक को आखिरी बार देखा गया था। चुपचाप उसका शरीर स्टॉर्म ड्रेन से निकालते हैं और दूसरी जगह छिपा देते हैं। अब मार्कस को लगता है कि एनी बहुत ज्यादा खतरा बन चुकी है, तो वो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला करता है। वो उसे रेलवे स्टेशन पर मिलने बुलाता है, लेकिन कहता है कि बस बात करनी है। एनी इस प्लान से अनजान पीट को भी वहीं बुला लेती है, जबकि पुलिस पीट का पीछा कर रही होती है। जैसे ही तीनों वहां पहुंचते हैं, मार्कस साफ कर देता है कि वो एनी को मारने वाला है और बंदूक निकाल लेता है। पीट से कहता है कि चुप रहे और घर चला जाए। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। मौके का फायदा उठाकर एनी मार्कस की बंदूक छीन लेती है और भाग जाती है। निक, जो पुलिस के साथ आया था, चिल्लाता है कि वो उसे पकड़ लेंगे,
और हैरानी की बात यह होती है कि एनी जवाब देती है, कभी नहीं। इसका मतलब वो निक को कुछ हद तक सुन सकती है, भले ही देख न पाए। अगले दिन एनी स्कूल के जिम में रात बिताने के बाद निक के घर पहुंचती है। चोरी छिपे उसके कमरे में जाती है और उसकी पुरानी तस्वीरें देखती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि निक और वो इतने अलग नहीं थे। दोनों का बचपन टूटी हुई फैमिली में बीता और दोनों ने अपनी जिंदगी में अकेलेपन का सामना किया। इस एहसास के बाद उसे खुद पर भारी ग्लानि होने लगती है कि उसने गुस्से में निक को मार दिया। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाए, निक की मां आ जाती है और उसे वहां से भागना पड़ता है। एनी जंगल में उस जगह जाती है जहां उसने आखिरी बार निक को देखा था, लेकिन वहां उसका शरीर नहीं मिलता। लेकिन उसे पास में निकोटिन गम का पैकेट दिखता है, जिससे उसे शक होता है कि मार्कस वापस आया था। वो उसे खोज निकालती है और बंदूक तानकर उसे एक ऊंची चट्टान पर ले जाती है। मार्कस कबूल करता है कि उसने निक के शरीर को वहां से हटाकर डैम के पास फेंक दिया था, जो आधे घंटे में खुलने वाला था। ये सुनकर एनी वहां से भागने लगती है, लेकिन मार्कस, जिसने अपनी बंदूक छिपा रखी थी, उस पर गोली चला देता है। एनी भी जवाबी फायर करती है और मार्कस के कंधे में गोली मार देती है। जख्मी हालत में एनी किसी तरह ब्रायन को फोन करके निक के शरीर के बारे में बता देती है। पुलिस तुरंत डैम के पास पहुंचती है और समय रहते निक को बचा लेती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रहती है। दूसरी तरफ एनी, जो बुरी तरह घायल हो चुकी है, खुद भी अस्पताल पहुंचती है। अपराध बोध से भरी एनी आईसीयू में जाती है, जहां निक पड़ा होता है, और उससे माफी मांगती है। वो उसके बगल में लेट जाती है और तभी निक की आत्मा वापस उसके शरीर में आ जाती है। लेकिन इस बीच एनी बहुत ज्यादा खून बहने के कारण दम तोड़ देती है। मरने से पहले उसने उस इंसान को बचाया जिसे कुछ दिन पहले तक वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। फिल्म के अंत में कुछ हफ्तों बाद निक एनी के छोटे भाई विक्टर से मिलने जाता है और उसके साथ खेलता है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।